जी जनाब, तो इसी वाले से शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सिराज खानज़ादा साहब, जो कि MSN गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। साथ में उनके यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ लखतावाला, जो कि जनरल सर्जन हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डॉक्टर आयशा, जो कि आप जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन करी हैं डॉक्टर अफीफ़ा हाशमी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। सो इन 4 लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। अब से थोड़ी देर बाद हमें डॉक्टर बतूल भी ज्वाइन कर लेंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो आप सब लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे ये सबसे पहले सवाल ये करना है, ये फूड एलर्जीज ये अभी आई हैं डॉक्टर आयशा, या ये पुरानी थी और हमें इनका पता नहीं था? फूड एलर्जीज़ तो शुरू से ही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो भी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे और जो पूरी लिस्ट बताएंगे तो वो चीज़ें भी अज़ल से। डॉक्टर बतूल ने भी मैं ज्वाइन। डॉक्टर बतूल अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तमाम तर चीज़ें भी शुरू से ही मौजूद हैं। बात यह है कि उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना, और ये भी सोचना कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम रोटी ना खा सकें। ये लोग इन चीज़ों को तसव्वुर नहीं करते, या ये कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है या मेरे स्किन पे कोई एलर्जी हो रही है, तो किसी का ख्याल भी इस तरफ नहीं जाएगा मैंने शायद हो सकता है कि कोई क्रीम गलत लगा ली होगी या कोई ऐसा काम कर लिया होगा जिसकी वजह से मुझे दाने निकल आए या स्किन पे रैशेज हो गए या मेरी वॉमिटिंग। लेकिन ये चीज़ कि जी मैं रोटी खाना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे खाने से परहेज़ करनी चाहिए, तो अब जाके लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आई है और हम बताते भी हैं। और फिर प्लस ये है कि ब्लड टेस्ट, इन सारी चीज़ों के साथ साथ डायग्नोसिस भी हो जाता है, और उसके बाद हम रखते हैं फूड एलिमिनेशन डाइट्स पे, और उसकी वजह से पेशेंट की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। जो बार बार अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प उठ रहा है और उसकी कोई रीज़न नहीं है, ना आपने कोई बाहर का खाना खाया, कहने में ये आया है कि हम तो हफ्ते 10 दिन से बाहर गए ही नहीं, सिर्फ घर की सादा ग़िज़ा रोटी का इस्तेमाल किया, या हमने घर में बनाई हुई ही हलीम खाई, घर का ही हमने सीरियल इस्तेमाल किया, तो ये कैसा पेट का दर्द है जिसको अब कई महीने गुजर चुके हैं। और वेट लॉस इतना ज़्यादा कि इंसान जिसका वज़न महीनों तक रहती है, महीनों तक, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं होता, और प्लस लोग इसको वो नहीं करते कि जी हो सकता है क्या हो रहा है, बच्चा मेरा क्यों कमज़ोर हो रहा है, या बड़ा बंदा 70 kg से गिरते गिरते वज़न 40 kg पे भी चला जाता है, बिकॉज मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, आपकी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, तो मैल नरिश्ड हो जाते हैं। तो अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है, और इसमें कोई और तरीक़ेकार नहीं है, आपको फूड एलिमिनेशन डाइट्स पे जाना ही होता है। और फूड एलिमिनेशन डाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ जिससे आपको एलर्जी हो रही है आप उसको बिल्कुल कट ही कर दें, जस्ट ओमिट इट आउट, आप उसको निकाल दें। आपको निकालनी है मुझे वंस प्रूवन। अच्छा, वंस प्रूवन। मुझे ना देखें, एक बार मेरी दोस्त ने, मैं डॉक्टर तो आपको बताऊँ, कॉलेज में थे और मेरी फ्रेंड ने वो घर से उबले हुए अंडे लेकर आई, और वो बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत उसकी खूबसूरत स्किन थी। उसने ना गर्म, जैसे हम भी उबले हुए अंडों से ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, उसको वो सूट नहीं किए। उसने वो उबले हुए अंडे और उसने वो कॉफ़ी पिए, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है। और उसके बाद मेरी दोस्त आयशा की, उसके चेहरे की स्किन ऐसी जैसे मतलब वो खुद डर गई। वो इतनी खूबसूरत लड़की, और वो पूरा मुंह छुपा के 2 दिन तक वो कॉलेज आई, क्योंकि उसकी पूरी स्किन उतर रही थी। वो बहुत, उसकी शक्ल ही बदल गई थी, और हम पहचान नहीं पाए कि इसको क्या हुआ है। तो उबले हुए अंडे, कॉफ़ी, मैं रोज़ कॉफ़ी पीती हूँ, उबले हुए अंडे लोग खाते हैं, इनकी आपस में कोई लड़ाई ऐसी है जो कि स्किन पे आ सकती है? नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। बेसिकली होता ये है कि आपके अंदर चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं, ठीक है। वो जो स्किन पील ऑफ हो रही थी, आपके जाकर उसने मैदे में कोई ऐसा इंटरेक्शन किया जिसकी वजह से विटामिन B12 जो होता है ना, वो तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। अब वो पीछे बिल्डअप क्या है, वो 5 to 6 डेज का बिल्डअप है। अब इट्स नॉट नेसेसरी अंडे से हुआ, ठीक है, बट कॉफ़ी में क्योंकि कैफीन होता है, बहुत सारी ऐसे फूड्स होते हैं जिनके साथ उसकी जो है मिलाप जो है ना वो बनता नहीं है, तो वो एलर्जी कराती है कॉफ़ी, ठीक है। अब वो 5 to 6 डेज में प्रीवियस क्या डाइट थी जिसकी वजह से विटामिन B12 इतनी तेज़ी से नीचे आया कि आपकी पीलिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन की, ठीक है। तो आपको पीछे 1 हफ्ते की डाइट देखनी ज़रूरी होती है कि पिछले 1 वीक में क्या खाया था। इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ एग और कॉफ़ी की वजह से हुआ, पीछे बिल्डअप हो रही थी चीज़ें। लेकिन जैसे हम देखते जब लोगों को जो पीनट से एलर्जी होती है, कैसे उनकी जो स्किन है वो उनके चेहरा कैसे फूलने लग जाता है, स्वेलन हो जाता है। बिल्कुल, मुझे है पीनट से एलर्जी, ठीक है, बहुत तेजी से स्वेलन होती है, बट यही है कि पीछे आपका बिल्डअप हो रहा होता है, फौरन के फौरन आपको पीनट से एलर्जी नहीं स्टार्ट होती। इसमें मैं एक ऐड करूँ, मैंने जिस तरह कहा, एक चीज़ होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है ना, वो एक सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है
एक आपके बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बने हुए होते हैं। जैसे एंटीजन जो बाहर की जो फॉरेन बॉडी अंदर जाती है ना, तो वो छुपी वो तैयार बैठे होते हैं, वो आपका नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब वो अंडे और कॉफ़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी या अंडे और कॉफ़ी एक साथ मिलाप किया जो कि बॉडी ने उसको फॉरेन बॉडी यानी कि एक बाहर की कुव्वत समझा और वो डिफेंस फॉरेन उसने छोड़ा। तो फिर ऐसा एक रिस्पांस आया कि उसने उसको ब्लैकिश या कोई भी ऐसे उसमें रीजन में कर दिया ताकि उसने फॉरेन से उसको एक ऐसा रिस्पांस दिया कि भाई कि अभी उसने उसको जला के रख दिया, रिएक्ट। सर मुझे एक बात बताएं, अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ जब लोग किसी बुफे सिस्टम में जाते हैं, खाने में बफे सिस्टम में, तो उसमें इतनी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम तो हर चीज़, हमने पैसे भरे होते हैं, ठीक है ना, हमारी वही देसी मेंटालिटी, हमने जी इतने हमने पैसे दिए, हम तो सारी चीज़ें चखेंगे। अच्छा, ये जो आपस में इतनी डिफरेंट चीज़ें जब चख लेते तो क्या आपस में डिफरेंट चीज़ों को चखने से भी आपको एलर्जी हो सकती है? मतलब हर सब्जी का, मतलब एक प्रॉन का मिजाज और है, मुर्गी का मिजाज और है, फिर आपने ड्राई जो है बीफ चिली बाइट्स ले ली उसका मिजाज, तो क्या ये भी मिलकर एलर्जी कर सकता है आपको? सब मिलकर नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका लक कैसा है। 9 फूड ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एलर्जी पाई जाती है, जो कि आपके सारे देखेंगे। सारे जो आपके नट्स हैं उसके अंदर एलर्जीज हैं। फिश की बहुत आइटम्स में एलर्जीज हैं, नहीं सब में नहीं है। पीनट है, पिस्ताशियो में है, सोया में है, ठीक है, इसके अंदर चीज़ों में है। फिर आपके फिश के अंदर बहुत ज़्यादा है, फिश शेल फिश के अंदर हैं, फिश के अंदर हैं और सी फूड आइटम्स में हैं। सर मुझे बात बताएं, आपने फिश की बात की, तो वो जो लोगों के होता है कि बचपन में लोग हमेशा से मना करते हैं कि जी मछली के बाद दूध नहीं पीना, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, क्या वो भी है कि वो भी एलर्जी से होता है या नहीं? ये आज की मिथ को भी देखें, कुछ हमें मिथ्स को भी आज एड्रेस करना है। क्योंकि देखिए हम बचपन से, मैं यकीन माने अभी भी मछली खा लूँ ना, होती जरूर है, मैंने दूध पीना, मैंने कहा नहीं, एक खौफ बैठ गया, बल्कि दुनिया जहान बता चुकी है ऐसा नहीं होगा। जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के जो एलर्जीज हैं वो दो तरह से। एक तो आपके पास आपका इम्यून रेस्पॉन्स आता है जिसके अंदर IgE है, जो एक हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक फौज है जो जब भी उसके लिए कोई एलर्जिन जिसके लिए वो स्पेसिफिक बनी हुई है आएगा तो उसके खिलाफ वो लड़ाई करना शुरू कर देगी। ये तो इम्यून रिस्पांस के थ्रू है। एक अलग से हमारा दूसरा भी सिस्टम है, ये इमीडिएट होता है, वो डिलेड होता है, उसकी वजह से भी हो सकती है एलर्जी, वो डिलेड होती है। अच्छा, ये जो इम्यून वाला है ये इस तरह ख़तरनाक है, ये एनाफाइलेक्सिस करवाता है, जान ले लेता है। मैं छोटी सी एक बात करूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार हीरो, उनके हस्बैंड कुछ अर्सा पहले शहद की मक्खी के काटने की वजह से ड्यूरिंग वो अपने जो स्विमिंग पूल पर उनकी डेथ हो गई। सोचिए, कभी सुना नहीं था इस इंसान की ऐसे मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये समझने की बात है कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद एक इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद है जो स्पेसिफिक है फॉर अंडा, फॉर आपके नट्स के अंदर, जिस तरह आपका वॉलनट्स हो गए, जिसके अंदर आपका पीनट्स तो अलग से कर रहे हैं, हम पहले ट्री नट की बात कर रहे हैं। ट्री नट के अंदर आपके वॉलनट्स हो गए, आपके आलमंड हो गया, ठीक है। तो आलमंड भी आलमंड भी कराता है। तो आपका ये भी होता है, ये 90% ऑफ जो है इसमें फिश के अंदर दोनों शेलफिश भी आ जाती है और वो भी आती है। अगर किसको शेलफिश से हो रही है यानी झींगे प्रॉन से हो रही है तो बहुत चांसेस हैं कि उसको क्रैब से भी होगी, उसको लॉबस्टर से भी होगी। अच्छा, लॉबस्टर से भी। अच्छा सर, वो बेचारी आप मुझे लिस्ट बता के वो कंप्लीट कर दे ताकि वो लेदर से। आपने बोला कि पहले आपने कहा पीनट से एनर्जी है, सोया से एनर्जी होती है लोगों को, और पिस्ताशियो से एनर्जी होती है। फिर आपने फिश का नाम लिया कि फिश से एनर्जी होती है। जी। फिर और साथ में लॉबस्टर बताया, लॉबस्टर, झींगे जैसे प्रॉन्स बताया। ये सारे ये जो है सी के आइटम्स जो है इसमें से दे कैन जनरेट। सर दूध से भी एलर्जी जो है, और अंडे से भी एलर्जी है, शरीर आटे से एलर्जी है। आटा जिसमें स्पेसिफिक डिजीज आता है जो कि हम सीलिएक डिजीज कहते हैं इसको। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर एक इंटॉलरेंस है, दूसरा एलर्जी है। इंटॉलरेंस हमारी बॉडी के अंदर उस ख़ास चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है या उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल, बच्चा पैदा होता है, आप वो मदर उसको फीड कराती है और उसको मोशन हो जाता है, तो इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, ये एलर्जी नहीं है।
उसको उसके जो दूध के अंदर कुदरती मीठा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मैदे के अंदर या आंतों के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर वो वाले एंजाइम्स नहीं जो उसको डाइजेस्ट कर सके, तो ये इंटॉलरेंस है। एक है एलर्जी, एलर्जी डिफरेंट थिंग है और इंटॉलरेंस अलग चीज़ है। लेकिन आज हम एलर्जीज के वाले से बात करेंगे। मैं डॉक्टर अफीफ़ा को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि बच्चे को अफीफ़ा, जैसे बच्चे को पहले दूध पिलाते बच्चा मोशन कर देता है। एक चीज़, बच्चे को जो घुट्टी जो है वो दी जाती है। अब डॉक्टर्स कहते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं जी आपने बच्चे को 1 साल तक शहद नहीं चटाना। हमने कहा 1 साल तक शहद नहीं चटाना, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उसको जो घर का बड़ा बुजुर्ग जिसे घुट्टी देनी तो वो तो चटाता ही शहद है। तो क्या उससे बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है? क्या वो बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मतीहा फॉर आस्किंग मी। लेकिन देखो, जब बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, देखने में हमें वो छोटा लग रहा होता है। दिस इज़ नॉट दैट कि हमें वो देखने में छोटा लग रहा है, उसका हर चीज़, उसका इम्यून सिस्टम, उसका गट सिस्टम, सब कुछ बहुत छोटा होता है। और जो एंजाइम्स, ऐसे मवाद होते हैं जिन्होंने एब्जॉर्ब करना होता है खाने को, वो उसके अंदर प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुए होते। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम उसको गुट्टी देते हैं, एक शहद जो बिल्कुल रॉ चीज़ है, ना ही वो स्टेरिलाइज्ड है, इट्स फुल ऑफ जर्म्स, पता नहीं क्या क्या है उसमें, तो जब वो उसके गट में जाता है, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ एलर्जी। बहुत सिवियर एलर्जी हो सकती है बच्चे को, एंड इट कुड बी वेरी फेटल फॉर दिस चाइल्ड। तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करो। माँ का दूध इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज़। गुट्टी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो शहद लेना, दिस कुड बी वेरी बैड फॉर द चाइल्ड। माँ का दूध, जी आप जी शहद के लिए जिस तरह इन्होंने कहा कि बोर्डिंग होता है, इसमें जरासीम होते हैं, ये होता है कि एलर्जी कॉज करता है। शायद एलर्जी मेरे ख्याल में कॉज नहीं करता है। इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि शहद के अंदर ये कहा जाता है कि बॉट्यूलिज्म के जरासीम होते हैं, तो शहद जो है वो बॉट्यूलिज्म कॉज कर सकता है बच्चों में। वो इसलिए बॉट्यूलिज्म एक बीमारी होती है जिससे टॉक्सिन होता है, जिससे पैरालिसिस के चांस होते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है ना, बॉट्यूलिज्म। तो इसीलिए शहद नहीं दिया जाता। तो आप घुट्टी देना चाहते हैं अगर, तो थोड़ी सी खजूर दें रादर देन जो है वो शहद, वो भी इतना कि ज़रा मीठा लगे उसको, हल्का सा, बिल्कुल बस एक जो आपने सुन्नत पूरी की या कुछ किया। अदरवाइज आप जो है वो माँ का दूध ही, जिस तरह मैडम ने कहा, वो पूरी करेंगे। शहद इसलिए नहीं दिया जाता कि उसके अंदर जो है वो बोटॉक्स के, जिसे आप बोटॉक्स करवाते हैं वही बॉटल। सर मैंने भी कराया नहीं है, कराऊंगी आगे लोगों की जरूरत पड़ेगी। मगर ये हमें फुप्पो को समझाना होगा, क्योंकि फुप्पो ही शहद लेके आती हैं, हालत तो समझ जाएंगे। अच्छा ओके। वैसे मुझे नहीं पता था कि शहद को, क्योंकि अब वो बाकी बुजुर्ग हमें बहुत से देख रहे हैं, वो कहेंगे लो हमने तो अपने बच्चों को जो शहद चखाया है। क्योंकि देखिए पहले जमाने में तो बच्चों को आंखों में सुरमा भी डालते थे, और वो सुरमा जो है वो चले खालिस होता था, वो चांदी की उसमें। जी अफीफा, अब बिल्कुल माएँ हमें कहती हैं कि हमारे बच्चे को सबक याद नहीं होता। क्या कभी किसी ने सोचा कि उन्हें सबक याद नहीं होता? दिस इज़ बिकॉज कि आप ये सारी चीज़ें बचपन में देख चुके हो। उनका सारा इम्यून सिस्टम, उनकी जिस्म में जितनी थिंग्स थी जिन्होंने उनको बचाना था, आपने माँ के दूध की जगह सारी ये चीज़ें उनको शुरू में दे दी हैं। तो अब उसकी बॉडी आपको रिएक्ट करके दिखा रही है। आप कहते हो कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से क्लास में पीछे रह जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे जम्बल अप टुगेदर, और इस तरह का आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसको अवॉइड करो। एक बात करना चाहूँ, अब जैसे ठीक है अब माँ के दूध, लेकिन बहुत सारी माएँ जिनको अगर फीड नहीं आता, फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि देखिए हम बैठे में, तो मैं सिर्फ एक पार्टी के वाले से बात नहीं, मैं तो सबके वाले से बात करूँगी। मैंने तो वो निकम्मे बच्चे भी देखे जिन्होंने माँ का दूध 2.5 साल भी पिया हुआ है। तो डैट डज नॉट मीन कि जिन्होंने माँ का दूध पिया, जिन्होंने फॉर्मूला पिया है, तो उनकी इस पे कोई फ़र्क पड़ सकता है। और मैंने जैसे लोग कहते हैं जो माँ का दूध नहीं पिएगा बच्चा बीमार पड़ेगा, मैंने देखा है वो बच्चे जो माँ की फीड पे होते हैं वो बीमार रह रहे होते हैं। तो ये भी उसमें देखें, उसमें सर्टेन फैक्टर्स आते हैं कि अगर माँ जो है उसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी कम है कि अगर 7 या 8 पे है, तो डेफिनेटली मदर मिल्क में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, आपको विटामिन्स की इटसेल्फ कम है, मेल न्यूट्रिशन ऑलरेडी माँ है। तो ये जो बात बता रही हैं, ये जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि मदर मिल्क में इतनी ताकत होती है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी कराती है। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स ऑन मदर हेल्थ आल्सो। यस, उनका आयरन लेवल, उनका विटामिन सी, सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, थायराइड, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। तो यहाँ तो जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं 7 या 8 नॉर्मल, आप ट्रस्ट में, मेरे पास जो पेशेंट आ रही होती हैं उनका 9 या 10 हीमोग्लोबिन होता है, और मैं कहती हूँ ये तो आपका
आपका बहुत कम है, कह रही है डॉक्टर मैंने तो गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ नॉर्म हो गया है कि हम 9-10 को भी सही कहते हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि लोग किस लेवल पे जा रहे हैं। यू गेट इट कि 9-10 को हमने नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं तो लो में। हाँ। बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है माँ की हेल्थ पर। बेसिक फूड से ही डिप्राइव किया हुआ होता है ना, उसको तो प्रॉपर डाइट प्लान ही नहीं दिया होता। तो जब उसके अपने अंदर, और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी गायनाकोलॉजिस्ट उसको डाइट न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजें। हाँ, मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन मुझे लगता है फूड एलर्जी भी एक काइंड ऑफ एक लग्जरी की जहाँ पर आपके पास चीज़ों खाने की ऑप्शन है पर आपको उससे एलर्जी, यू कैन नॉट ईट इट। एग्जैक्टली। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, और बच्चों को बहुत सी चीज़ों में फूड एलर्जीज और फूड एलर्जीज की अलामात क्या होती हैं इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब फूड एलर्जीज के बारे में, जो कि ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई वैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो आप कहते चलो ठीक है 3 दिन के बाद अगर खुदा ना खासा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ये फूड एलर्जीज जो कि आपको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, आप उसकी तकलीफ से गुजर सकते हैं और आपके चेहरे पे भी वो आ सकता है, अगले बंदे को तो फील नहीं हो रही ना। तो लोग यहाँ कहाँ से जाके टेस्ट करें? कभी ज़िंदगी में 1-2 बार फूड एलर्जी अगर होगी तो कौन उसके लिए टेस्ट कराने जाएगा? तो अलामात ज़रा आज डॉक्टर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी अलामात क्या हैं। अगर मैं फूड एलर्जी के हवाले से बात करूँ तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगी। इसमें यह है कि अलामात मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। सबसे ज़्यादातर जो मेरे पास जो आते हैं रिलेटेड, उसमें वेट लॉस के साथ आते हैं। साथ में ये कि कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। वेट लॉस तो अच्छी बात नहीं वैसे। वेट लॉस अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। लोग नहीं, इसलिए क्योंकि बार बार स्टूल पास कर रहे हैं ना, बार बार पेट ख़राब हो रहा है। फिर उसमें जब हीमोग्लोबिन वगैरह कराते हैं वो भी कम आता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जाते हैं क्योंकि चीज़ें तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही ना आप। तो उसमें यह है कि वेट लॉस भी हो गया, साथ में पेट में दर्द की, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही। तो इसमें फिर ये चीज़ जो हम पूछ रहे होते हैं पेशेंट से, तो फूड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपको कब से है, क्या खाने से है। तो पेशेंट्स को पता नहीं चलता। द रीज़न बीइंग कि रोटी जो है वो हमारी स्टेपल फूड में आता है और हर घर में रोटी बन भी रही होती है और सब खा भी रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ज़्यादातर रेफ़र करते हैं कि आप जाके न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाइए और आपको ग्लूटेन एलर्जी है या सेलिक डिजीज़ है और आप अच्छा सा डाइट प्लान बनवाइए। तो ये डायग्नोसिस इस तरीके से होता है। पेट से होता है। इसके ब्लड टेस्ट भी होते हैं, IgA एंटीबॉडीज़, IgE एंटीबॉडीज़, इनके लेवल्स बढ़े हुए होंगे। कुछ जगहों पे स्किन प्रिक टेस्ट भी किया जाता है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो 3-4 तरीक़ेकार हैं। लेकिन जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ग्लूटेन एलर्जी है, आपने वो चीज़ बंद नहीं करनी होती। द रीज़न बीइंग कि बिलफर्ज ये एक अंदाज़ा है कि आपको रोटी से हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या दूध से हो रहा है, तो पहले टेस्ट हो जाए, क्योंकि आप पहले वो चीज़ बंद कर देंगे तो फिर फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट आते हैं। वो चीज़ हम खिलवाते रहते हैं जो भी है। जब इतने अरसे खा लिए तो जब तक टेस्ट हो जाए आप खा लें। उस टेस्ट में आ गया कि सीलिक डिजीज़ या ग्लूटेन डिजीज़ इज़ पॉजिटिव, फिर हम उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं लाइफ लॉन्ग।